नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AB97 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो हम हिस्ट्री में जो 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और ये इस सेशन को हम शुरू करते हैं आज भूमिका 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात। औरंगजेब की मृत्यु के बाद है उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाह मात्र प्रतीकात्मक रह गए थे। कब होती है? 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में जी। कब होती है जी? 1707 में। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही क्या होता है कि मुगल काल का है वो पतन हो जाता है। मुगल काल है, मुगल काल की समाप्त होने लगता है और उनकी सत्ता की भागडोर है वो कौन है? ईरानी तुरानी गुट और हिंदुस्तानी मूल के अमीर शहद बंधुओं के पास आ गई। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में, कौन सी शताब्दी? 18वीं शताब्दी की शुरुआत में वैभवशाली मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से होने लगा था। तो मुगल साम्राज्य है पूरी तरह से कब पतन होने लगा था? 18वीं शताब्दी में। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल काल वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। और मुगल साम्राज्य के इन्हीं अवशेषों अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें कई स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए। इन स्वतंत्र राज्यों के विवरण है वो निम्नलिखित इस प्रकार है। हैदराबाद के स्वतंत्र राजा कौन थे? हैदराबाद के जो स्वतंत्र राजा कौन थे वो थे आसफ जाही वंश का संस्थापक। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे निजाम उल मुल्क। कौन थे? निजाम उल मुल्क। और किस वंश से थे? वो थे आसफ जाही वंश थे। हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? वो थे निजाम उल मुल्क। और किस वंश से? आसफ जाही वंश थे। और उनको क्या थे? चिनकलीज खा था। निजाम उल मुल्क चिनकलीज खा किस वंश से? आसफ जाही वंश के। कौन से? हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के रूप में। निजाम उल मुल्क तुरानी गुट का था। कौन से गुट का था? निजाम उल मुल्क है कौन से गुट से था? तुरानी मुल्क। और किसका संस्थापक था? हैदराबाद के स्वतंत्र। और शहद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भी भूमिका निभाई थी। किसने? निजाम उल मुल्क ने किसके? शहद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निजाम उल मुल्क मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार था। कि निजाम उल मुल्क है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार था। 1720 से 1722 के बीच दक्कन में उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की और 1724 में उसने स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना की थी। कि हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? वो थे निजाम उल मुल्क। और किस वंश से थे? आसफ जाही वंश से। और निजाम उल मुल्क ने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की। निजाम उल मुल्क ने कभी भी अपनी स्वतंत्रता की जो है घोषणा है केंद्रीय सरकार के सामने खुले में नहीं की, मगर बिहार में स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किया। निजाम उल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। उसने एक हिंदू पूर्णचंद को अपना दीवान नियुक्त किया था। एक हिंदू है जो पूर्णचंद को अपना दीवान नियुक्त किया था। किसके टाइम है? निजाम उल मुल्क के बाद। निजाम उल मुल्क क्या था? एक हैदराबाद के स्वतंत्र संस्थापक था। हैदराबाद के स्वतंत्र संस्थापक थे। निजाम उल मुल्क ने दक्कन में जागीरदारी प्रथा को अपनाया था। निजाम उल मुल्क ने कौन सी प्रथा थी? जागीरदारी प्रथा को अपनाया। राज्य व्यवस्था में नीति भ्रष्टाचार को समाप्त करने का भी प्रयास किया था। 1724 में हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि 1724 में स्कूरखेड़ा के युद्ध में, पहले तो आप क्वेश्चन बन सकता है स्कूरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? स्कूरखेड़ा का युद्ध हुआ था 1724 में। कब हुआ था? 1724 में। कब हुआ था जी? 1724 में। और इसमें क्या था? निजाम उल मुल्क ने मुगल सूबेदार मुवाइज खां को पराजित किया था। कि स्कूरखेड़ा का पहला क्वेश्चन बनेगा कि स्कूरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1724 में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा स्कूरखेड़ा का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? किन किन के बीच हुआ था? निजाम उल मुल्क और किसके साथ? मुवारिज खां के साथ। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है 1724 में स्कूरखेड़ा का युद्ध होता है। कौन सा? स्कूरखेड़ा का युद्ध होता है। जिसमें से किसकी हार होती है? निजाम उल मुल्क की जीत होती है। और कौन हारता है? मुवारिज खां हार जाता है। और इसके बाद
मुगल बादशाह ने निजाम उल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया। कि किस युद्ध के बाद क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किस युद्ध के बाद मुगल बादशाह ने निजाम उल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया था। किस युद्ध के बाद? 1724 में। कौन सा था? स्कूर खेड़ा के युद्ध के बाद। और उससे आसफ जाही की उपाधि प्रदान की थी। निजाम उल मुल्क ने आसफ जाही की उपाधि है प्रदान की थी। किसने? मुगलों ने। किस युद्ध के बाद? स्कूर खेड़ा के युद्ध के बाद। स्कूर खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1724 में। किस किस के साथ हुआ था जी? निजाम उल के साथ। और किसके साथ हुआ था? मुवारिज खां। किसकी हार हो गई थी? मुवारिज खां है वो हार जाता है। 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद, निजाम उल मुल्क की मृत्यु कब होती है? 1748 में। निजाम जो उल मुल्क है क्यों फेमस था? क्योंकि वो एक हैदराबाद का एक स्वतंत्र संस्थापक था। हैदराबाद का आसफ जाही वंश से था। और इसने क्या हुआ था कि 1724 में एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है जी? स्कूर खेड़ा का युद्ध होता है। किसको हराता है? मुबारक खिज को हराता है। मुवारिज खां को हराता है। और इसके बाद इसको क्या था? दक्कन का वायसराय भी नियुक्त किया जाता है। किसको? निजाम उल मुल्क को। कर्नाटक क्या है? कर्नाटक के बारे में पढ़ते हैं। कर्नाटक मुगल दक्कन का एक सूबा था। कर्नाटक किसका सूबा था? मुगल दक्कन का। कर्नाटक के नायब सूबेदार को कर्नाटक नायब नवाब कहा जाता है। कर्नाटक के नायब सूबेदार को क्या कहा जाता था? कर्नाटक का नवाब कहा जाता था। दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र होकर सादत उल्ला खां ने एक अर्काट को अपनी राजधानी बनाया था। सादत उल्ला खां के उत्तराधिकार के संघर्षों को लेकर कर्नाटक की स्थिति बिगड़ती गई। फलस्वरूप कर्नाटक के उत्तराधिकार का प्रश्न अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य राजनीतिक हस्तक्षेप का कारण बना। कर्नाटक के नवाब कौन सा? मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली ने षड्यंत्रात्मक पत्राचार का आरोप लगाकर राजगद्दी का अधिकार छीन लिया था। कि कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी और ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेल्लेस्ली ने कौन सा षड्यंत्रात्मक है? ये क्या था? पत्राचार का अंत आरोप लगाकर राजगद्दी का अधिकार छीन लिया था। बंगाल है। स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव डालने का श्रेय किसको जाता है? स्वतंत्र तो बंगाल की नींव डालने का हैदराबाद की किसने डाली थी? किसने डाली थी? हैदराबाद निजाम उल मुल्क है, इसने डाली थी। परंतु बंगाल की जो है स्वतंत्र है राज्य की नींव किसने डाली थी? श्रेय जाता है मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां कहाँ का शासक था? बंगाल का। कौन था? एक स्वतंत्र राज्य की नींव डाली थी। 1700 मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। मुर्शिद कुली खां को किसने दीवान नियुक्त किया था? कि औरंगजेब ने। तो इस समय बंगाल का सूबेदार कौन था? जब मुर्शिद कुली खां है दीवान, जो बंगाल का दीवान वो है क्या बना था? दीवान बना था। तो उस टाइम सूबेदार कौन था? वो था अजी मुसान था। और जो राज दरबार से संबंधित होने के कारण पराई दिल्ली में रहता था। बंगाल का वास्तविक शक्ति किसको पास थी? बंगाल की वास्तविक शक्ति किसके पास थी? मुर्शिद कुली खां था। क्योंकि बंगाल का एक स्वतंत्र राज्य की नींव डालने का श्रेय किसको जाता है? मुर्शिद कुली खां को जाता है। और वास्तविक शक्ति किसके पास भी थी? मुर्शिद कुली खां के पास थी। मुगल सम्राट कौन था? फ़रुखसियर ने मुर्शिद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। बंगाल का सूबेदार है 1717 में किसने नियुक्त किया था? कि मुगल सम्राट कौन था? फ़रुखसियर था उसने, जिसने आगे चलकर मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव रखी थी। मुर्शिद कुली खां के शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह हुए थे। इसके शासन में मुर्शिद कुली खां के टाइम कितने विद्रोह हुए थे? 3 विद्रोह। पहला विद्रोह सीताराम राय, दूसरा उदय नारायण, तीसरा गुलाम मोहम्मद ने किया था। दूसरा सुजात खां ने, तीसरा विद्रोह नजात खां था। कि 3 विद्रोह हुए थे। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया था। दूसरा सुजात खां ने, तीसरा नजात खां
का था। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर क्या रखी थी? मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पे, बंगाल की राजधानी क्या थी? ढाका थी। ढाका से क्या की थी? मुर्शिदाबाद। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद है को बनाया राजधानी किसने? मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान ने। हमारा ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है। मुर्शिद कुली खान ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए राज्य की वित्तीय व्यवस्था में नए सिरे से प्रबंध किया। कि मुर्शिद कुली खान ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए राज्य की किस पे व्यवस्था में नए सिरे से प्रबंध किया था? वित्तीय व्यवस्था से। और मुर्शिद कुली खान ने अपने भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े हिस्से को खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि में तब्दील कर दिया। कि भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए, भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि को एक बड़े हिस्से, कौन सी? खालसा भूमि। खालसा भूमि कौन सी थी? खालसा भूमि कौन थी? प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि। प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को क्या कहते हैं? खालसा भूमि। और किसके टाइम? मुर्शिद कुली खान के टाइम की बात है ये। और ठेके पर भू राजस्व वसूली की नई प्रणाली, ठेके पर जो भू राजस्व प्रणाली थी वसूली कौन सी थी? इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था कौन सी थी? इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था कौन सी है? ठेके पर जो भू राजस्व वसूली की जाती है, जो ठेके पर है, ठेके पर जो भू राजस्व वसूली कराई की जाती है वो कौन सी है? इजारेदारी। परंतु जो खालसा भूमि कौन सी है? जो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि। खालसा भूमि, खालसा जो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। इजारेदारी कौन सी है? ठेकेदारी पर था। मुर्शिद कुली खान ने गरीब किसानों को कृषि किसान था भू राजस्व देने में सक्षम बनाने हेतु कौन सा ऋण प्रदान किया था? तकावी ऋण। तकावी ऋण है हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ से बन सकता है इंपॉर्टेंट कि तकावी ऋण क्या था? तकावी ऋण था कि मुर्शिद कुली खान ने गरीब किसानों के लिए, गरीब किसानों को कृषि विकास था भू राजस्व देने में सक्षम बनाने हेतु, गरीब किसानों को कृषि विकास हुआ भू राजस्व देने में सक्षम बनाने हेतु कौन सा ऋण था? तकावी ऋण। किसने चालू किया था? मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान कौन था? बंगाल का एक स्वतंत्र संस्थापक था। 1727 में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु कब होती है? 1727 में। मुर्शिद कुली खान कौन था? एक बंगाल का स्वतंत्र संस्थापक था। और उसका दामाद, मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद कौन बैठा था गद्दी पे? उसका दामाद सजाउद्दीन। सजाउद्दीन के बाद उसका बेटा सरफराज खां बंगाल का नवाब बना था। 1740 की बात है। बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खान ने सरफराज खां को गिरिया कुछ स्त्रोतों में घेरिया कि युद्ध में हराकर बंगाल के नवाब का पद हस्तगत कर लिया। इसके तत्कालीन मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए नजराना देकर अपने पद की स्वीकृति प्राप्त की। मराठों के हमला से दबाव में आकर अलीवर्दी खान ने रघुजी से 1751 में उड़ीसा प्रांत का एक बड़ा भाग और वार्षिक चौथ के रूप में एक निश्चित धनराशि देकर मराठों से संधि की थी। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रम से कलकत्ता और चंदननगर की किलेबंदी की अनुमति नहीं दी। कि किसने फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंदननगर की किलेबंदी की अनुमति नहीं दी थी? अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की मध्यमुखी की उम्मा दी है। कि किसने यूरोपियों को मध्यमुखियों की उम्मा दी गई है? संज्ञा दी है। कौन सी? मध्यमुखियों। किसने? अलीवर्दी खान ने। कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वह शहीद होगी। कि कहा कि उन्हें न छेड़ा जाए तो शहीद होगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट काट के मार डालेगी। ये फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बारे में बताया गया है। किसने कहा था? अलीवर्दी खान ने। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका दोहितर पुत्री का पुत्र सिरजाउद्दौला नवाब बना था। सिरजाउद्दौला कब गद्दी पे बैठा? 1756 में। किसकी जगह? अलीवर्दी खान की जगह। अलीवर्दी खान का जो उत्तराधिकारी कौन आता है? पुत्री का पुत्र सिरजाउद्दौला। सिरजाउद्दौला की मौसी कौन थी? घसीटी बेगम। हुआ पूर्णिया का नवाब शौकत जंग दोनों ही सिरजाउद्दौला के प्रबल विरोधी थे। लेकिन सबसे बड़ा शत्रु बंगाल की सेना का सेनानायक मीर जाफर था।
कौन था? मीर जाफर था। कौन था जी? मीर जाफर था। इन सभी ने सिरजा उदौला के विरुद्ध प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का साथ दिया। इन सभी ने, कौन किसने दिया था? प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ किसने था? मोसी घसीटी बेगम, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग सिरजा उदौला के प्रबल विरोधी थे और इन्होंने क्या दिया था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। और एक और कौन था? मीर जाफर। सिरजाउदौला के समय, सिरजाउदौला के समय 20 जून 1756 में ब्लैक होल की घटना होती है। ब्लैक होल की घटना कब होती है? हमारा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ से, इस लाइन से, कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 में थी। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756। ब्लैक होल की घटना किस लड़ाई से जुड़ी हुई है? किस लड़ाई से? प्लासी की लड़ाई से। प्लासी की लड़ाई कब होती है? प्लासी की लड़ाई 1757 में होती है, परंतु जो ब्लैक होल की घटना कब होती है वो 1756 में होती है। और संबंध हमने इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है, किससे संबंधित थी प्लासी की लड़ाई? कि ब्लैक होल की घटना के कारण प्लासी की लड़ाई का शुरुआत होती है। और ब्लैक होल की घटना का जो है उल्लेख कौन करता है? उल्लेख कौन करता है? एक अंग्रेज अधिकारी होलवेल ने किया था। होलवेल कौन था? एक अंग्रेज अधिकारी था। इसने किस घटना का विवरण दिया था? ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना कब होती है? 20 जून 1756 में होती है। होलवेल के अनुसार नवाब ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें से महज 23 अंग्रेजी जिंदा बचे थे। ब्लैक होल की घटना होती है। इसमें कितने लोग अंग्रेजों को गिरफ्तार किया था? 146। इसमें सिर्फ जिंदा कितने बचे थे? 23। मतलब कि 123 वह मौत के घाट उतर गए थे। सिरजाउदौला ने 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। 1757 में कौन सा युद्ध था? प्लासी की लड़ाई। और 1756 में क्या कौन सी घटना थी? ब्लैक होल की घटना। और इसमें अंग्रेजों का बंगाल पे कब्जा तो नहीं हुआ, परंतु कठपुतली नवाब मीर जाफर बनाए जाने से उनसे मन सा अधिकार मिल गया था। कि प्लासी की लड़ाई के बाद कौन है वो बंगाल पे, कौन बंगाल का नवाब कौन बना था? मीर जाफर बना था। मीर जाफर को इतिहासकारों ने किसकी पदवी दी है? हिस्ट्री के जो इतिहास है, इतिहास में कलायु की गिद्दड़ की पदवी किसे दी गई है? कलायु के गिद्दड़ की पदवी है किसे दी गई है? कलायु के गिद्दड़ की पदवी किसको दी गई थी? मीर जाफर को। मीर जाफर को। और बंगाल नवाब मीर कासिम 1760 से 1763 बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद कौन लेके आया था? मुर्शिद कुली खां लेके आया था। परंतु मुर्शिद कुली खां है राजधानी, वो मुंगेर किसने स्थापित की? मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थापित किया बंगाल की राजधानी? वो की है नवाब मीर कासिम। मीर कासिम ने किसको धोखा दिया था? मीर जाफर नहीं, सिरजाउदौला को प्लासी की लड़ाई में किसने धोखा दिया था? वो दिया था मीर जाफर ने। मुंगेर में तोप और बंदूक का कारखाना स्थापित किया और सेना का पुनर्गठन किया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में बंगाल के अब्द नवाब कौन था? मीर कासिम। नवाब कौन था? मीर कासिम। अवध के नवाब सिरजाउदौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना का अंग्रेजी सेना नेतृत्व कौन? हेक्टर मुनरो से सामना होता, जिससे अंग्रेजों की विजय हुई थी। कि 22 अक्टूबर बक्सर का युद्ध कब होता है? बक्सर का युद्ध 1764 में। कब होता है बक्सर का युद्ध? 22 अक्टूबर 1764 को होता है, जिसमें किसके साथ? बंगाल का जो अब्द कौन था? नवाब मीर कासिम था। और अवध का नवाब कौन था? सिरजाउदौला। मीर कासिम, सिरजाउदौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना का अंग्रेजी सेना से शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना का अंग्रेजी सेना से नेतृत्व होता है। और अंग्रेजी सेना से कौन था? कैप्टन कौन था? हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1700
1765 में। इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 में। इलाहाबाद की संधि है वो कब होती है? 1765 में। अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कब हुई थी? 1765 में। कब हुई है? इलाहाबाद की संधि। अवध। अवध का जो संस्थापक कौन था राज्य का? अवध राज्य का वो था बुरहान उल मुल्क। हैदराबाद का हमने देखा, और इसके बाद हैदराबाद के बाद बंगाल का, और अब भी है अवध का नवाब। स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खां। 1722 बात है, 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया। किसको? सादत खां को। और कालांतर उसने स्वतंत्र राज्य करना प्रारंभ कर दिया। सादत खां ने 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त का नाम क्या है? रेवेन्यू सेटलमेंट लागू किया था। रेवेन्यू सेटलमेंट लागू किसने किया था? सादत खां ने। कब किया था? 1723 में। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को शाहजहां का मनसब और बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने। नेक्स्ट, 1739 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने नादिर शाह से लड़ने के लिए सादत खां को दिल्ली बुलाया था। कि 1739 की घटना है। मोहम्मद शाह ने नादिर शाह से लड़ने के लिए सादत खां को दिल्ली बुलाया था। किसको? सादत खां को दिल्ली बुलाया था। 1739 में सादत खां की मृत्यु के बाद उसका भतीजा और दामाद सफदरजंग अबुल मंसूर खां के अवध का नवाब बना था। सफदरजंग के समय अवध में लखनवी तहजीब विकसित हुई थी। 1748 में मुगल बादशाह से वजीर का पद प्राप्त किया। इसी कारण सफदरजंग को नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही इलाहाबाद का प्रांत भी दे दिया गया। 1754 में अवध में सफदरजंग मृत्यु होगी। जो सफदरजंग की मृत्यु है होगी, और उसका पुत्र है सिजाउद्दौला शासक बना था। सिजाउद्दौला कब शासक बना था? 1754 में, जिसे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अली गौर का शरण दी थी। 1761 में पानीपत का कौन सा युद्ध होता है? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें किसकी जीत होती है? सिजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। सिजाउद्दौला ने किसका साथ दिया था? अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। और मराठों की इसमें हार होती है। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर युद्ध 1764 में सिजाउद्दौला ने बंगाल के अब्द नवाब मीर कासिम का साथ दिया था। सिजाउद्दौला की मृत्यु के बाद अवध का अगला नवाब आसफउद्दौला अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। लखनऊ में एक बड़ा इमाम बाड़ा है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। और इसी के टाइम है लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट है, जो आउटरम की रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। मैसूर। तालीकोटा के युद्ध के पश्चात, तालीकोटा के जो युद्ध होता है उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। तालीकोटा के युद्ध के बाद किस साम्राज्य का अंत हो गया था जी? विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, और इसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर जिन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था, इनमें मैसूर एक प्रमुख राज्य था। कि तालीकोटा के युद्ध के बाद किस साम्राज्य का समाप्त हो गया था? विजयनगर साम्राज्य। और इसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाया था, और जिन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ उनमें से एक कौन था? एक मैसूर भी था। मैसूर पर वाडियार वंश का शासन था। मैसूर पर किस वंश का शासन था? किस वंश का शासन था जी? वाडियार वंश का शासन था। किस वंश का जी? वाडियार वंश का अंतिम शासक कौन था? चिक्का कृष्ण राज नाम मात्र का शासक था।
कि तालीकोटा के युद्ध के बाद किस साम्राज्य का अंत हुआ था? जैसे जी 15 विजयनगर का हुआ था, विजयनगर का। और इसका फायदा उठाते हुए, कमजोर स्थिति थी जी, उसका फायदा उठाकर स्वतंत्र राज्य में से एक मैसूर राज्य का, मैसूर है, उसका स्थापना हुई थी। मैसूर में किस वंश का वंश था जी? वाडियार वंश का शासन था। और इस वंश का अंतिम जो शासक था वाडियार वंश का था जी, वो चिक्का किशन राज नाम मात्र का शासक था। शासन की वास्तविक बागडोर है दो मंत्री कौन थे जी? नजराज और देवराज के हाथों में थी। जो वास्तविक है मैसूर में जो वास्तविक जो शक्तियाँ थी वो किन दो के पास थी जी? दो मंत्रियों के पास थी। कौन से थे जी? नवराज और देवराज थे। और इस समय मैसूर पर मराठा निजाम के आक्रमण का खतरा बना रहा था कि इस समय है मैसूर पर मराठा निजाम के आक्रमण का खतरा बना रहा था। मराठा लगातार मैसूर पर आक्रमण कर रहे थे। कौन है आक्रमण कर रहे थे? मराठा। किस पर कर रहे थे जी? मैसूर पर। और उससे वित्तीय और राजनीतिक दृष्टि से कमजोर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? वित्तीय और राजनीतिक दृष्टि से क्या बनाना चाहते थे? कमजोर बनाना चाहते थे। जबकि निजाम मैसूर को मुगल प्रदेश मानकर इस पर अपना अधिकार समझते थे। हैदर अली का जन्म कब हुआ था जी? हैदर अली का जन्म हुआ था 1721 में। हैदर अली का जन्म कब हुआ था? 1721। कुछ स्रोतों में क्या बताया जाता है कि 1722 मैसूर के कोलार जिले में हुआ था। हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ था? मैसूर के किस में? कोलार जिले में। कोलार जिले में कब हुआ था? 1721-22 में हुआ था जी। तो अपना जीवन मैसूर की सेना में बिताया था। मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया था। अपनी योग्यता के दम पे वह सेनापति के पद तक पहुंच गया 1755 में जी। क्या है जी? 1755 में डिंडीगुल के फौजदार के रूप में हैदर अली ने फ्रांसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। कि हैदर अली ने फ्रांसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। कब? 1755 में डिंडीगुल के फौजदार के रूप में। 1761 में हैदर अली ने नजराज को हटाकर यहाँ की सत्ता हत्या ली। कि 1761 में हैदर अली ने किसको हटाकर? नजराज को हटाकर क्या कर ली थी? सत्ता हत्या ली थी, छीन ली थी। तत्पश्चात उसके बाद 1761 के बाद क्या हुआ था? वैदनूर के राजा की मृत्यु पर हैदर अली ने वहाँ भी कब्जा कर लिया था। जो विदनूर है या वैदनूर पर भी किसने कब्जा किया था? हैदर अली ने किया था। किसकी मृत्यु हो जाती है? राजा की मृत्यु हो जाती है और वहाँ पर कब्जा कर उपशासक नियुक्त किया। सत्ता के प्रारंभ से ही वह मराठा सरदारों, निजाम और अंग्रेजों के साथ लड़ता रहा। हैदर अली एक क्या था? वीर योद्धा था। हैदर अली क्या था जी? एक वीर योद्धा था, कुशल प्रशासक था और अपने कार्यकाल के दौरान सेना का पुनर्गठन किया था। जागीर बांटने की प्रथा पर रोक लगाई। जागीर बांटने की प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? हैदर अली ने लगाई थी। तोपखाने आदि का निर्माण किसने किया था? हैदर अली ने किया था। कालीकट पर विजय प्राप्त पर समुच्चय मालाबार तट पहली बार हैदर अली ने अत्यधिक भूमि पर कर लगाया, जहाँ नायरों से उसका संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्या है जी? हैदर अली की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पे बैठा था? हैदर अली की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? टिप्पू सुल्तान बैठा। कहाँ बैठा था? मैसूर की गद्दी पे बैठा था। और राजनीतिक दूरदर्शिता में अपने पिता हैदर के समक्ष ही ठहरता था। केरल की शुरुआत कब हुई थी? 18वीं सदी की शुरुआत में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे। केरल में कौन कौन से राज्य थे? कालीकट था, चिरकल था, कोचिन था और क्या था? सावणकोर था। और क्या कह रहा है कि जो श्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली थी। उसने डच्चों को हराकर केरल में उसकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर दिया था। मार्तंड वर्मा ने यूरोपीय मॉडल के आधार पर अपनी सेना का जो संगठन किया था, किसने किया था जी? वो किसने किया था जी? मार्तंड ने किया था। किसने किया था जी? मार्तंड ने किया था। आधुनिक शास्त्रों से सुसज्जित किया और इन सैनिकों का प्रयोग अपने राज्य विस्तार में भी किया था। मार्तंड वर्मा ने अपने राज्य में सिंचाई व्यवस्था हेतु नहरों का निर्माण कराया था। साथ ही विदेशी व्यापार को बढ़ाने का प्रयास भी किया था। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी कौन बना था? कार्तिक तिरुवन रामवर्मा हुआ था। 18वीं शताब्दी के इस क्षेत्र में मलयालम साहित्य का काफी विकास हुआ था। इस काल में जो है श्रावणकोर राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम संस्कृत विद्वानों का एक प्रमुख केंद्र था। अठारहवीं शताब्दी के स्वतंत्र नवीन राज्य और उनके शासक हैदराबाद के संस्थापक कौन था? निजाम उल मुल्क था। कर्नाटक का सादत उद खां था। बंगाल का मुर्शिद कुली खां था और अवध का सादत खां था। मैसूर का हैदर अली था और केरल से कौन था? मार्तंड वर्मा थे। जब
खेतियारों की एक जाति था जो दिल्ली, आगरा और मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र में रहते थे। भरतपुर के राजा राज्य की स्थापना चूड़ामन व बहदन सिंह के द्वारा की गई थी। जाट नेता सूरजमल को जाटों का अफलातून कहते थे और प्लेटो भी कहा जाता। जाटों का प्लेटा किसे कहा जाता था? सूरजमल को। 1723 में सूरजमल की मृत्यु व जाट राज्य का पतन हो गया था। जो रुहेलखंड है, रुहेलखंड की स्थापना अली मोहम्मद खां के द्वारा की थी। रुहेलखंड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद खां के द्वारा। इसकी पहली राजधानी क्या थी? जो रुहेलखंड की जो पहली राजधानी है वो आंवला थी। बाद में रामपुर इसकी राजधानी बनाया था। यह हिमालय की तराई के गंगा तट से कुमायूं की पहाड़ी तक फैला हुआ अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र था। रुहेला का अवध नवाब और जाटों से लगातार संघर्ष होता रहा था। रुहेला के नेता हाफिज रहमत खान ने बाहरी आक्रमण से रक्षा के अवध के नवाब वजूर से संधि की और बदले में 40 लाख रुपए की दिनार की बात की गई थी। 1773 में रुहेलखंड पर मराठों के आक्रमण के समय अवध के नवाब वजूर ने अंग्रेजी सेना की मदद से उन्हें भगा दिया और संधि के अनुसार रुहेला से धनराशि मांगी थी। रुहेला नेता हाफिज रहमत खां द्वारा धनराशि न देने पर अवध ने अंग्रेजों के साथ मिलकर रुहेला पर आक्रमण किया था। मीरापुर कटरा के युद्ध में हाफिज रहमत खां लड़ते हुए मारा गया था। हाफिज का कब मारा गया था? मीरापुर कटराई के युद्ध में। कब? 1776 की बात है जी। अतंत रुहेला को निर्वासित कर रामपुर का इलाका छोड़कर समस्त क्षेत्र अवध के नवाब सिजाउद्दौला को दे दिया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हाफिज रहमत खां के मरने के बाद उसके पुत्र फैजुल्ला खां को रामपुर का शासक बना दिया था। पंजाब। उत्तर मुगल काल में समृद्ध उपजाऊ पंजाब प्रांत की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। क्या थी जी? लाहौर थी जी। गुरु नानक। सिखों के 10 गुरु हुए थे। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। गुरु अंगद। सिख धर्म के प्रचार में विशेष योगदान गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने किया था। गुरु अमरदास लंगर प्रथा को स्थायी बनाया और मंजी प्रथा का विस्तार था। सती प्रथा का विरोध किया था। गुरु रामदास समकालीन अकबर के साथ मैत्री संबंध बनाई, अमृतसर शहर बसाया गुरु रामदास ने। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन और तरन तारण था करतारपुर नामक शहर बसाया। जागीर के द्वारा इनकी हत्या कराई गई थी गुरु अर्जुन देव की। छठे गुरु कौन थे? छठे गुरुओं की बात करें तो गुरु हरगोविंद। अमृतसर नगर में अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? गुरु हरगोविंद ने। सिखों की लड़ाई कौम में बदलना गुरु हरगोविंद सिंह की थी। गुरु हर राय दारा सिखों से अच्छा संबंध शांत व एकांत जीवन में व्यतीत किया था। गुरु हरकिशन 8वां गुरु चर्चा के कारण मृत्यु हुई थी। गुरु तेग बहादुर। आनंदपुर साहिब की स्थापना हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक और औरंगजेब के द्वारा हत्या की थी। गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना। सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत। औरंगजेब से निरंतर संघर्ष। सिखों के अंतिम गुरु जफरनामा फारसी की रचना की थी। मुगलों के साथ निरंतर टकराव से 18वीं सदी में सिखों का उदय होता। सिखों का उदय कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में हुआ था। एक राजनीतिक शक्ति के रूप में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने व्यक्तिगत गुरुत्व के सिद्धांत को खत्म कर खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, जिसके कारण सिखों को विशेष वेशभूषा, केस, कंगा, कृपाण, कड़ा, कच्छा, 5 कंकार, 5 कर फक्के धारण करना होता था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात गुरु की परंपरा समाप्त हो गई। उसके बाद बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला था। बंदा बहादुर, जिनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था और पंजाब के सिख किसानों को एकत्रित कर मुगलों से लगातार 8 वर्ष तक संघर्ष किया था। बंदा बहादुर को उसके शिष्य सच्चे बादशाह के उपनाम से संबोधित करते थे। 1716 में फ्रुक्सियन ने बंदा बहादुर को उसके पुत्र समेत हत्या करवा दी। बंदा बहादुर की हत्या के बाद थोड़े समय के लिए सिख राज्य का उत्कर्ष थम गया, लेकिन शीघ्र ही मुगल नेतृत्व की अक्षमता और विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह और उसके अहमद शाह अब्दाली के लगातार आक्रमण के कारण उत्पन्न अवस्था का लाभ उठाकर थोड़े समय के लिए मंद पड़े सिख राज्य को पुनः उत्कर्ष हुआ। अहमद शाह अब्दाली के भारत से वापस जाने पर सिखों ने पुनः पंजाब और जम्मू राज्य पर अधिकार कर लिया। फैजलपुर की कपूर सिंह के नेतृत्व में पुनः पंजाब एक सिख कृषकों के अलग अलग जत्थों में बंटा था और दारसा पंथ के रूप में छोटे छोटे दलों को क्या है बंटे हुए थे, उनको एक ऐसे दल के रूप में विकसित किया जिसे खालसा पंथ के रूप में अस्तित्व में आया था।
सिखों की धार्मिक सेना के रूप में विकसित दल खालसा को कपूर सिंह की मृत्यु के बाद उसके नेतृत्व जस्सा सिंह हैलूवालिया ने संभाला था। जस्सा सिंह के नेतृत्व में सिख 12 स्वतंत्र मिसलों या जत्थों में संगठित था और राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपना कार्य कर रहे थे। प्रत्येक मिसल की पहचान उनका एक झंडा, नाम था, निशान होता था। सभी मिसलों के नेताओं की एक संयुक्त समिति होती थी जो सभी मिसलों के कार्य का क्रियान्वयन करती थी। 1753 में दल खालसा ने भारी आक्रमणों से उत्पन्न अवस्था के हल के लिए राखी प्रथा प्रारंभ की थी। राखी प्रथा प्रारंभ का बुद्धि 1753 में हुई थी। राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 1/5 भाग लेकर दल खालसा भूमि उसकी सुरक्षा का प्रबंध कराता था और इसी प्रणाली के द्वारा सिखों की राजनीतिक शक्ति के रूप में विकास हुआ था। 12 मिसलों में से सुकर चकिया मिसल जन्मे रणजीत सिंह को काफी ख्याति प्राप्त हुई थी। ये इतिहास में शेर पंजाब के नाम से जाने जाते थे। कौन? रणजीत सिंह। मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में 18वीं शताब्दी में मराठा सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य बन गया था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 18वीं शताब्दी में मराठा है सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य बन गया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम द्वारा शिवाजी के पुत्र शाहजू को मुगलों की कैद से आजाद कर दिया गया था। कि 1707 में किसकी मृत्यु होती है? औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन है? बहादुर शाह प्रथम के द्वारा शिवाजी के पुत्र शाहजी को, कौन है शिवाजी के पुत्र? कौन है? शाहजी। और शाहजी को क्या है? मुगलों की कैद से आजाद कर दिया गया था। कि बहादुर शाह प्रथम के द्वारा किसके पुत्र को? शाहजी को मुगलों की कैद से आजाद होकर दिया था। शिवाजी के पुत्र को मुगलों की कैद से आजाद होकर, कौन है मुगलों की कैद में? कौन था? शाहजी। शाहजी ने सतारा को अपना केंद्र बनाया था। मुगलों की कैद से आजाद होकर शाहजी ने अपना केंद्र कहाँ बनाया था? सतारा को। कहाँ बनाया था? सतारा को। इसी समय राजाराम की विधवा पत्नी ताराबाई ने, कौन है? राजाराम की कौन है विधवा पत्नी? ताराबाई। ताराबाई ने अल्प वयस्क पुत्र, क्योंकि उसका पुत्र क्या था? छोटा था, और उस पुत्र शिवाजी द्वितीय की सत्ता पर दावेदारी को लेकर विरोध जताया। कि जब बात है शाहजी है किनकी कैद में थे? मुगलों की कैद में थे, और बहादुर शाह प्रथम के द्वारा उनको आजाद कर दिया गया। बाद में उसकी कौन है? राजाराम की पत्नी कौन है? ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय की सत्ता पर दावेदारी को लेकर विरोध जताया। और ध्यातव्य है कि ताराबाई मराठों में सबसे अधिक शक्तिशाली महिला थी। कि मराठों में सबसे जो सर्वाधिक शक्तिशाली महिला कौन थी? ताराबाई। किसकी पत्नी थी? राजाराम की पत्नी थी। इसी तरह सत्ता पर एक छत्र राज को लेकर शाहजी और ताराबाई के बीच संघर्ष हो गया। जो राज्य साम्राज्य के लिए किन के बीच है वो था शाहू और ताराबाई। शाहू कौन थे? शिवाजी के पुत्र थे। ताराबाई कौन थी? राजाराम की पत्नी थी। मराठा सत्ता की साथ दावेदारी को लेकर शाहू और ताराबाई के बीच चल रहे संघर्ष में विभिन्न मराठा सरदारों ने किसी न किसी पक्ष का साथ दिया। कि दोनों में से मराठों ने किसी न किसी जगह तो पक्ष दिया है, ताराबाई और शाहू जी का। शाहू ने संघर्ष के बाद शासन प्रबंध की देखभाल पेशवा को सौंप दी। शाहू ने संघर्ष के बाद प्रशासन की देखभाल किसको सौंप दी थी? पेशवा को सौंप दी थी। किसने? शाहू ने। और इस तरह मराठा इतिहास में पेशवाओं के आधिपत्य की शुरुआत हुई थी। किस तरह है पेशवाओं के आधिपत्य की जो शुरुआत है वो हुई थी? शाहू ने संघर्ष के बाद किनको सौंप दिया? पेशवा को। इसी तरह पेशवाओं के आधिपत्य की शुरुआत हो गई थी। और पेशवा है बालाजी विश्वनाथ के साथ ही पद जो वंशानुगत हो गया था। किसके टाइम है जो पद है वो वंशानुगत हो गया था? पेशवा क्या है? पेशवा है किसके टाइम है जो वंशानुगत हो गया? किसके टाइम हो गया था जी? बालाजी विश्वनाथ के टाइम। बालाजी विश्वनाथ है पेशवा है वंशानुगत हो गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है किस मराठा साम्राज्य के टाइम जो पेशवा पद है वो वंशानुगत हो गया था? तो हमारा आंसर आएगा बालाजी विश्वनाथ के साथ। 1713 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा है कब बनाया था? 1713 में। किसने बनाया था? शाहू ने। जो पद है वंशानुगत हो गया था वो किसके टाइम में था? बालाजी विश्वनाथ के टाइम। और बालाजी विश्वनाथ अपनी दक्ष कूटनीतिक क्षमता की बदौलत कई मराठा सरदारों को शाहू के पक्ष में किया था। ठीक। बालाजी विश्वनाथ को शिवाजी के मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कौन माना जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी के बाद जो मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी थे। शिवाजी के बाद किसको माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ के लिए और क्या है? जो पेशवा पद जो वंशानुगत हुआ था वो किसके टाइम? बालाजी विश्वनाथ। क्योंकि बालाजी विश्वनाथ के टाइम है पद वंशानुगत हुआ था। बात है 1813 की।
कब की बात है जी? 1813 की। सॉरी 1813 नहीं, 1713 की बात है। 1713 में की बात है। बालाजी विश्वनाथ जो पद आया था, पेशवा पेशवा पद है जो वंशानुगत हुआ था। बालाजी विश्वनाथ ने चौथे में सरदेशमुखी कर वसूली करने का अधिकार विभिन्न मराठा सरदारों को दे दिया था। पहली तो बात है बालाजी विश्वनाथ, पहला कौन था पेशवा? बालाजी विश्वनाथ था। इसी के टाइम में वंशानुगत हो गया था। साहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था और अपनी जो मराठा साम्राज्य का दूसरा जो वास्तविक संस्थापक, दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ। पहला कौन माना जाता है? शिवाजी माना जाता है। चौथा सरदेशमुखी कर वसूली करने का अधिकार किसने दिया था? बालाजी विश्वनाथ ने। बालाजी विश्वनाथ किसको दिया था? सरदारों को दे दिया था। बालाजी विश्वनाथ ने शहीद बंधुओं का साथ देकर, किनका साथ दिया था बालाजी विश्वनाथ ने? शहीद बंधुओं का। और फ्रुक्सियर की गद्दी से हटाने में उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। कि किसने? शहीद बंधुओं का साथ देकर उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। शहीद बंधुओं का साथ देकर फ्रुक्सियर को गद्दी से हटाने में उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। किसने? शहीद बंधुओं के साथ बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ कौन है? जो मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक भी माना जाता है। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होगी। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु कब हो जाती है? 1720। एक पेशवा था, उसके टाइम में वंशानुगत हुआ था और 1713 में पेशवा बनाया था। परंतु यही है बालाजी मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। परंतु पहला है वो कौन है? शिवाजी माना जाता है वह जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक। और बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है 1720 में। और बालाजी विश्वनाथ ने जो चौथा सरदेशमुखी है कर वसूलने के लिए सरदारों को अनुमति दी थी बाजीराव प्रथम। और बाजीराव प्रथम पेशवा कब बना था? 1720 में। बाजीराव प्रथम पेशवा कब बना था? 1720 में। 1720 में किसकी मृत्यु होती है? बालाजी विश्वनाथ की। बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा था वंशानुगत। उसके बाद दूसरा जो पेशवा आता है बालाजी, जो वंशानुगत की बात है बाजीराव। दूसरा आता है बाजीराव। 1720 के बाद है बाजीराव प्रथम एक प्रतिभावान सेनापति और एक महत्वाकांक्षी राजनेता था। 1720 से 1740 बाजीराव प्रथम। हिंदू नायकों की सहानुभूति जगाने था, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए बाजीराव हिंदू जो पातशाही के आदर्श का विचार किया कि हिंदू नायकों की सहानुभूति जगाने था, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए बाजीराव ने किन आदर्श का प्रचार किया था? हिंदू एवं पातशाही का आदर्श का प्रचार किया था। किसने? बाजीराव ने। बाजीराव प्रथम शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्धपत्ति का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। बाजीराव प्रथम है शिवाजी के बाद है गुरिल्ला पत्ति युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कौन था? बाजीराव था। पहले नंबर शिवाजी थे, दूसरे नंबर है वो बाजीराव थे। बाजीराव प्रथम ने जीवन भर दक्कन में निजाम उल मुल्क की शक्ति को नियंत्रित किया था। कि निजाम मुल उल्क की शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य किसने किया था? जीवन भर बाजीराव ने। मुगल अधिकारियों को विशाल इलाके में चौथ वसूल करने का अधिकार देने और फिर इस इलाके मराठा राज्य को सौंप देने के लिए मजबूर किया था। किसने? बाजीराव ने। पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान कर सालसेट और बसीन पर कब्जा किया था। सालसेट और बसीन पर कब्जा किसने किया था? बाजीराव ने, पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान करके। बाजीराव प्रथम ने मराठा राज्य का एक साम्राज्य के रूप में तब्दील कर दिया। बाजीराव प्रथम ने मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि बाजीराव प्रथम ने मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए क्या कहा था? कि हम जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए। बाजीराव प्रथम मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, कि शाखा तो अपने आप ही गिर जाएगी। कि ये कथन किसका है? तो बाजीराव प्रथम का। 1740 में मृत्यु हो जाती है बाजीराव की मृत्यु के बाद मराठों ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के हिस्सों पर अधिकार कर लिया। और बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन बनता है? बालाजी बाजीराव किसका पुत्र था? बाजीराव का। और पेशवा नियुक्त हुआ। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता। नाना साहब के नाम से किसको? बालाजी बाजीराव को। 1749 में साहू जी की मृत्यु के बाद पेशवा की शक्ति और बढ़ोतरी हो गई। पेशवा राज्य का सर्वोपरि हो गया था। जो पेशवा राज्य का सर्वोपरि है, जो सबसे हो गया था। 1757 में मुगलों था मराठों के सहयोग में अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि
1757 में क्या है, एक लड़ाई भी होती है, प्लासी की लड़ाई। मुगलों तथा मराठों के सहयोग से अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि निजामुद्दौला को मीर बख्शी के पद से था। पंजाब में अब्दाली के पुत्र राजकुमार तैमूर को अब करने के कारण कालांतर में पानीपत के तीसरे युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। जो 1757 में मुगलों तथा मराठों के सहयोग से अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि कौन थे, निजामुद्दौला, और मीर बख्शी का पद से था। पंजाब के अब्दाली के पुत्र राजकुमार तैमूर को अब जो अपदस्थ करने के कारण कालांतर में पानीपत के तीसरे युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। 14 जनवरी 1761 में हुए पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की तरफ से कौन थे, सदाशिवराव भाऊ, और मराठों की तोप टुकड़ी का प्रमुख कौन था, इब्राहिम गादी था। मराठों की जो तोप टुकड़ी का जो प्रमुख कौन था, इब्राहिम गादी था। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाले मराठों को जो परास्त किया था, हराया था। कि पानीपत के तीसरे युद्ध में 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों की तरफ से सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाले जो है मराठों को हराया था। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ और विश्वराव दोनों मारे गए थे। मराठों में जो सेनापति सदाशिवराव भाऊ और विश्वराव दोनों मारे गए थे। पेशवा को इसकी सूचना इस रूप में दी गई, युद्ध में 2 मोती विलीन हो गए। युद्ध में 2 मोती विलीन हो गए, बड़ी संख्या में धनवजन की हानि हो गई थी। ये बात है पानीपत की तीसरे युद्ध की। इस युद्ध में पानीपत का जो तीसरा युद्ध में बालाजी बाजीराव सही नहीं कर सका। बालाजी बाजीराव किसका पुत्र था, बाजीराव प्रथम का, और 1761 में मृत्यु हो जाती है बालाजी बाजीराव की। पानीपत के तीसरे युद्ध में प्रत्यक्ष जो दर्शी वर्णन है, जो इसका जो वर्णन किया था वो किया था काशीराज पंडित ने। किसने किया था, काशीराज पंडित ने। माधवराव 1761 से 1772 17 वर्ष की उम्र में पेशवा बना था और प्रतिभाशाली सेना और राजनेता था माधवराव। उसने हैदराबाद के निजाम को हराया, मैसूर के हैदर अली को नजराना देने के लिए विवेश किया और राजपूत, रुएला और जाट सरदार को अपने अधीन लाकर उत्तर भारत में अपने अधिकार को फिर से स्थापित किया। 1771 में मराठे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली वापस लाए और मुगल बादशाह मराठों को पेशन भोगी बन गया। 1772 में कुछ सत्रों में माधवराव के अक्षय रोग से निधन हो गया। उसकी मृत्यु के बाद पूना में बालाजी बाजीराव के छोटे भाई रघुनाथ राव और माधवराव के छोटे भाई नारायण राव के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष हो गया। ग्रांट डफ के अनुसार क्या है, पानीपत का युद्ध मराठा साम्राज्य के लिए मराठा साम्राज्य के लिए इतना हानिकारक सिद्ध नहीं हुआ जितना इस श्रेष्ठ शासक का असामयिक देहांत हानिकारक रहा। यह बात है ग्रांट डफ के अनुसार। माधवराव के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव 1772 से 73 पेशवा बना, लेकिन सत्ता पर अधिकार को लेकर 1 वर्ष के बाद 1773 में उसके चाचा रघुनाथ राव ने उसकी हत्या कर दी। जो माधवराव की हत्या किसने की थी, रघुनाथ राव ने। और पेशवा नारायण राव की हत्या कर रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में भाग गया, जबकि नारायण राव अल्पवयस्क था और पुणे में माधव नारायण राव के समर्थकों और रघुनाथ राव के समर्थकों के मध्य लगातार वो षड्यंत्र चल रहे थे। इसी समय माधव नारायण राव के मराठा सरदारों द्वारा गठित 12 बाई परिषद ने संरक्षण प्रदान किया और इस परिषद में नाना फडणवीस जो क्या थे, प्रमुख थे। नाना थे फडणवीस क्या थे, प्रमुख थे। और इसी के काल में प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध है 1775 से 1782 किसके टाइम हुआ था, नाना फडणवीस के टाइम हुआ था। 7 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। 1775 से 1782 7 वर्षों तक युद्ध चला। पहला मराठा युद्ध और किसके टाइम, नाना फडणवीस के टाइम। दोनों पक्ष में इसके निष्कर्ता को बांप कर सालाबाई की संधि कौन से युद्ध से, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध से। कब, 1775 से 1782 किसके टाइम था, नाना फडणवीस के टाइम था। सालबाई की संधि कब हुई थी, 1782 में। 1775 7 वर्ष तक चला था मराठा युद्ध पहला और माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया। साल सेठ था, थानादीप अंग्रेजों को सौंप दिए गए। इसी समय उत्तर के मराठा शासकों में सबसे अधिक शक्तिशाली मराठा नेता कौन था। उत्तर में महादजी जो सिंधिया था, महादजी सिंधिया थे। सबसे उत्तर में सबसे शक्तिशाली मराठा था। फ्रांसीसी और पुर्तगाली अफसरों को और बंदूकधारियों की साथ एक शक्तिशाली फौज खड़ी की और आगरा के पास शस्त्र निर्माण की कारखाना स्थापित किया। जो महादजी की सलाह पर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने पेशवा को नायब ए गुनायब बनाया। जो पेशवा को क्या बनाया था, नायब ए गुनायब। किसने बनाया था, जो महादजी है की सलाह पर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को
ने शाह आलम द्वितीय ने पेशवा को नायब गुनाह बनाया था। माजी के बाद मराठा शक्ति नाना फडणवीस के हाथों में केंद्रित हो गई। सिंधिया और फडणवीस की कठोरता से दुखी होकर माधव नारायण राव ने आत्महत्या कर ली। किससे दुखी होकर नारायण राव ने आत्महत्या कर ली थी? सिंधिया और फडणवीस की कठोरता से। सिंधिया जी जो महाद जी की मृत्यु के बाद 1795 में, जो कि नाना फडणवीस की 1800 में मृत्यु हो जाती है। और इसी बीच इनके मराठा सरदारों में जो स्वतंत्र राज्य बना लिए, जिनमें प्रमुख थे बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और ग्वालियर के सिंधिया। इनकी अपनी सेना थी, तथा पेशवा के प्रति उनकी निष्ठा नाम मात्र की थी। माधव राव नारायण के बाद रघुनाथ राव का अयोग्य पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना था। एक अकुशल शासक था, जिसने अपना पद बचाए रखने के लिए अधिकारी को दूसरे अधिकारी से मतभेद कराया। इससे मराठा जो बंधुताओं पर गहरा धक्का लगा। 1802 में बाजीराव द्वितीय से अंग्रेजों ने बसीन की संधि की थी। बसीन की संधि कब हुई थी? 1802 में। कब हुई थी? 1802 में। किसके टाइम थी? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों ने। ठीक। सिंधिया और भोसले ने इस संधि का कड़ा विरोध किया। इसी संधि के कारण पेशवा कंपनी के जो प्रभुत्व में आ गया। बाजीराव द्वितीय के समय द्वितीय अगला मराठा युद्ध 1803 से 1805 हुआ था। पहला मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 1782। कौन थे? नाना फडणवीस थे। और कौन सी संधि हुई थी पहले मराठा युद्ध में? सलीबाई संधि हुई थी। दूसरा युद्ध है 1803 और 1805 में। और इसी बीच है द्वितीय अगला मराठा युद्ध। अंग्रेजों की विजय हुई। सिंधिया और भोसले होलकर के अधिकांश क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गए। तीसरा मराठा युद्ध कब हुआ? 1816 से 19। पहला युद्ध हुआ 1775 से 1782। 1775 से 1782। दूसरा 1803 से 1805। तीसरा हुआ 1816 से 1819। 1816 से 1819। और इसमें 19 में मराठा हार गए। इसके बाद पेशवा का पद हमेशा के लिए समाप्त हो गया। पेशवा का पद है वो हमेशा के लिए समाप्त कब हुआ? वो था 1819 में। और पेशवा जो वंशानुगत हुआ था 1713 में। 1713 में। और 1819 में हमेशा के लिए पद समाप्त हो गया पेशवा का। तीसरा मराठा युद्ध के टाइम बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों को वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट विठूर भेज दिया। बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया? कानपुर के निकट भेज दिया। 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। बाजीराव द्वितीय को पेशवा अंग्रेजों ने वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेजा? कानपुर के निकट कौन से? बिटूर भेज दिया। 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। और उसका पुत्र नाना साहिब दोदू पंत को पेंशन देने से इनकार कर दिया। प्रतिशोध स्वरूप नाना साहिब है ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय हिस्सा लिया। अंग्रेजों द्वारा दमन प्रक्रिया आरंभ होने पर वो नेपाल भाग गया। भारत में जो यूरोपियों का आगमन है वो किस प्रकार हुआ है? तो 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य है जो क्या था? पतन की ओर था। जो मुगल साम्राज्य है पतन की तरफ है, उनका समाप्ति की तरफ था। पतनोन्मुखी परिस्थितियों का लाभ उठाकर कई अधीनस्थ राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित तो कर लिया कि 1707 में जो मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है 1526 में होती है, जो बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। और ये जो मुगल साम्राज्य है लगभग समाप्ति होती है। जो इनका पतन जो होता है वो होता है औरंगजेब की जो मृत्यु होती है 1707 में। इसके बाद क्या है? मुगल साम्राज्य है वो पतन की ओर होता है। और इनका जो मुगल साम्राज्य का जो लाभ उठाकर अधीनस्थ राज्य ने स्वयं को तो स्वतंत्र घोषित कर लिया, किंतु भारत में ऐसा कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था। और भारत का एक सूत्र में बांध सके, जो भारत को एक सूत्र क्या एक अपने कब्जे में कर सके, ऐसा कोई राज्य नहीं था। और इस कारण भारत में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से यूरोपीय कंपनियों के बीच क्षेत्रीय राज्यों के सहयोग से एक चतुर्भुजी संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो इनका जो फायदा है वो क्या किया था? यूरोपीय जो कंपनियां थी उन्होंने इनका क्योंकि जो भारत के अनेक जो राज्य थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, वो क्या एक शक्तिशाली नहीं बन सके। इनके कारण है पुर्तगाली थे, जो यूरोपीय कंपनी है, इन्होंने क्या करा? छोटे छोटे जो राज्य है क्षेत्रीय राज्यों के सहयोग से एक चतुर्भुजी संघर्ष है वो प्रारंभ हो गया। और अतः इस संघर्ष में
अंग्रेजों को विजय श्री प्राप्त हुई। और इस संघर्ष में किसको है वो विजय प्राप्त हुई थी? अंग्रेजों को। और कालांतर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राजाओं को जीतकर भारत में अपने उपनिवेश की स्थापना की। कि भारतीय राजाओं को जीतकर और क्या की? भारत में उपनिवेश की स्थापना किसने की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन है वो कैसे हुआ? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है कोई आकस्मिक अचानक घटना नहीं थी। कि जो भारत में यूरोपीय आए ना, यूरोपीय जो कंपनियों की जो स्थापना हुई है कोई अचानक घटना नहीं थी। क्योंकि यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने थे। कि भारत में जो यूरोप के साथ है ना, यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक जो है जो लेन देन था वो बहुत पुराने समय से था। कब से? यूनानियों के समय से था। और ये कोई अचानक घटना नहीं थी कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो गया। क्योंकि जो व्यापार होता था वो बहुत पुराने टाइम से हो रहा था। तो इसी कारण जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता था। कि मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता था। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि यूरोपियों को एशिया से व्यापार के लिए पुनः नए मार्गों की खोज करनी पड़ी थी? कि इसमें बताया गया कि यूरोपीय कंपनियों का जो भारत में आगमन हुआ था ये कोई नई घटना नहीं थी, परंतु यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध यूनानियों के टाइम से थे, यूनानियों के टाइम से पहले से था। मध्यकाल में यूरोप है और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से होता था। और ऐसी परिस्थितियां बनी क्योंकि यूरोपियों को एशिया से व्यापार के लिए पुनः नए मार्गों की खोज क्यों करनी पड़ी? जब बात है वर्ष 1453 में, 1453 में कौन सा है सल्तनत था? उस्मानिया सल्तनत ने, कौन सा है? उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीत लिया था। कि उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को कब जीता था? 1453 में। और कुस्तुनिया पर अधिकार कर लिया। कि 1453 की बात है, वर्ष कौन सा है? 1453। उस्मानिया सल्तनत ने किस को जीता था? एशिया माइनर को। और उस्मानिया ने किस पर कब्जा किया था? कस्तूनिया पर अधिकार कर लिया। और पूर्व और पश्चिम के बीच पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। कि उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर पर कब कब्जा किया था? 1453 में। और कस्तूनिया पर अधिकार कर लिया। पूर्व और पश्चिम के बीच कह रहा है कि पूर्व और पश्चिम के बीच पुराने व्यापारिक मार्गों है तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। इसी तरह पूर्वी देशों और यूरोप के बीच पारंपरिक व्यापारिक मार्ग पर अंकुश लग गया। कि इसी कारण है यूरोप के बीच है और पूर्वी देशों के बीच जो पारंपरिक व्यापारिक है उस पर अंकुश लग गया। इस प्रकार उत्पन्न परिस्थितियों के कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापारी भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड जो है मसालों के लिए द्वीप के लिए और नई अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश करने लगे थे। कि बात है कहानी है अपनी 1453 की जी। उस्मानिया सल्तनत ने किसको हराया था? एशिया माइनर को हरा के कस्तूनिया पर अधिकार कर लिया। पूर्व और पश्चिम के बीच जो पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। तुर्कों के नियंत्रण में कब आ गए थे? जब 1453 में उस्मानिया सुल्तान ने एशिया माइनर को जीता था तब। और पूर्वी देशों और यूरोप के बीच जो पारंपरिक व्यापारिक मार्ग थे उन पर अंकुश लग गया। और इन्हीं परिस्थितियों के कारण पश्चिमी यूरोप और देशों और भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड मसाले के लिए और अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश करने लगे थे। प्रारंभ में यूरोपियों की जो मंशा है, प्रारंभ में जो यूरोपियों की मंशा व्यापार में लगे अरब और वैश्यवासियों के एकाधिकार को तोड़ना। यूरोपियों की जो मंशा क्या थी कि जो व्यापार में लगे अरबी है और वैश्यवासियों के एकाधिकार को तोड़ना, तुर्कों की शत्रुता मोल लेने से बचना और पूर्व के साथ सीधे व्यापार संबंध स्थापित करने की योजना थी। यूरोपियों के लिए अब नई समुद्री मार्ग खोजना उतना कठिन कार्य नहीं था। कि जितनी 15वीं सदी तक यूरोप में पुनर्जागरण और प्रबंधन के परिणाम स्वरूप नई भौगोलिक खोजों का केंद्रीय सत्ता द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा था। कि इनका इतना खोज है वो कठिन नहीं था कि जितना कि 15वीं सदी तक यूरोप में पुनर्जागरण व प्रबंधन जो के परिणाम स्वरूप नई खोजें हुई थी, भौगोलिक खोजों की केंद्रीय सत्ता द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा था। साथ ही जहाज निर्माण और समुद्री यातायात में प्रगति था। कुतुबनुमा क्या दिक्सूचक का आविष्कार भी हो गया। कि यूरोपियों के लिए जो नई समुद्री मार्ग खोज करना क्यों कठिन नहीं था? क्योंकि 15वीं शताब्दी तक यूरोप में पुनर्जागरण और प्रबंधन के परिणाम स्वरूप है भौगोलिक खोजों का केंद्रीय सत्ता द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा था। नए समुद्री मार्ग की खोज का पहला कदम किसके द्वारा उठाया गया था? नए समुद्री मार्ग की खोज का पहला जो कदम है किसके द्वारा उठाया गया था? पुर्तगाल और स्पेन ने।
कि नई समुद्री मार्ग की खोज का जो पहला कदम है किसके द्वारा? पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा। देशों के नाविकों ने अपनी अपनी सरकारों की सहायता से भूगोलिक खोजों का नया युग प्रारंभ किया था। नई भूगोलिक खोजों का नया युग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा। पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा। पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा। इस पृष्ठभूमि में स्पेन का जो नाविक है, स्पेन का नाविक कोलंबस, बात है नाविक जो कोलंबस है, कोलंबस कहाँ से रहने वाला था? कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का। कहाँ का था जी? स्पेन का। 1492 में भारत की खोज से निकला था। 1492 में नाविक कोलंबस है किसकी खोज के लिए निकला था? किसकी खोज के लिए? किस देश के लिए? भारत की खोज करने के लिए, परंतु वह भटक कर अमेरिका चला गया। 1492 में भारत की खोज करने के लिए कौन निकला था? कौन निकला था? कोलंबस। कोलंबस निकला था जी। कोलंबस निकला था। कब निकला? 1492 में। कहाँ से था? स्पेन से। कहाँ से था जी? स्पेन से। और क्या हुआ? किसकी खोज कर दी? अमेरिका की। करनी तो भारत की थी, परंतु रास्ता भटकने के कारण किसकी खोज की? अमेरिका की। और इसी प्रकार उसी अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका की खोज का श्रेय किसे जाता है? कोलंबस को। कोलंबस को कब की थी? 1492 में निकला था। और निकला किसके लिए था? भारत के लिए। और खोज किसकी कर दी? अमेरिका की। और कहाँ से का निवासी था? स्पेन का। और 1498 में पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा एक नई समुद्री मार्ग की खोज निकला, जिससे वह उत्तमांशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए भारत के कालीघाट जो केरल तक पहुंचा था। और कि 1492 में तो एक व्यक्ति आता है, कौन है? स्पेन निवासी कोलंबस। कोलंबस ने तो अमेरिका की खोज कर दी, पर 1498 में कौन आता है? वास्को डी गामा। और कहाँ आता है? कालीकट। कालीकट कहाँ है? केरल में। और किसकी खोज कर दी? भारत की। और वह कौन से द्वीप से? उत्तर उत्तमांशा अंतर रीप केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए भारत के कालीकट तक पहुंचा। वास्को डी गामा ध्यान है कि उत्तमांशा अंतरिप की खोज कब हुई थी? उत्तमांशा जो अंतरिप की खोज है कब हुई थी? 1488 में। किसके द्वारा? बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा। बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा 1488 में उत्तमांशा जो अंतरिप है केप ऑफ गुड होप, इसकी खोज हुई थी। 1492 में होती है अमेरिका की। 1498 में होती है भारत की। पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगाली का जो आगमन है सर्वप्रथम 1498 में। कौन है? वास्को डी गामा, पुर्तगाली नाविक। उत्तमांशा अंतरिप की खोज कब हुई थी? 1488 में। 1488 में होती है, परंतु उत्तमांशा के चक्कर काटते हुए एक गुजराती व्यापार मिलता है कि पुर्तगालियों के जो वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा है, जब उत्तमांशा अंतरिप का चक्कर काटता है तो कौन एक व्यापारी मिलता है? कौन मिलता है? अब्दुल मजीद। और कहाँ से अब्दुल जो मजीद है वो कहाँ से था? गुजरात। क्वेश्चन हमारा बन सकता है, जब वास्को डी गामा जब भारत की खोज करने के लिए निकलता है, जब एक नई समुद्र जो खोज के लिए निकलता है, तो एक व्यापारी गुजराती व्यापारी से मिलता है, उसका नाम क्या है? अब्दुल मजीद। और उसकी सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। भारत की कालीकट बंदरगाह पर पहुंचने पर एक कौन से व्यापारी ने मदद की थी? गुजराती व्यापारी ने। किसने की थी? गुजराती व्यापारी। क्या नाम है? अब्दुल मजीद। और कहाँ मिलता है वो? उत्तमांशा अंतरिप की खोज हुई थी 1488 में हुई थी। और जहाँ कालीकट के हिंदू शासक कौन था? कालीकट के जब हिंदू शासक उपाधि जमौरी ने उसका स्वागत किया था। जब 1498 में वास्को डी गामा जब उत्तमांशा अंतरिप तक आता है तो उसे एक व्यापारी मिलता है, अब्दुल मजीद की मदद से भारत की खोज करता है। कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जब 1498 में जब केरल आता है, कहाँ आता है? इस स्थान जो आता है केरल भारत के मैप में, तो यहाँ आते ही उसका स्वागत कौन करता है? जो कालीकट का जो हिंदू शासक कौन था? जमोरिन ने इसका किसका स्वागत किया था? वास्को डी गामा का, कि आइए कि आपका यहाँ इस कालीकट में आपका स्वागत है। वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया। कि कालीकट के राजा से व्यापार का जो अधिकार है किस यात्री? वास्को डी गामा ने प्राप्त किया। और जब जिसका अरबी व्यापारियों ने विरोध किया कि जब वास्को डी गामा है जब भारत आया और कहाँ आया था? कालीकट केरल आया था,
और इस कहा उसके राजा कालीकट के राजा कौन थे, जैमोरिन ने उसका व्यापार का अधिकार प्राप्त किया। तो उसका विरोध किसने किया था, अरब व्यापारियों ने। किसने किया था, अरब व्यापारियों ने। विरोध का कारण आर्थिक हित था। वास्को डी गामा जिस मसाले को लेकर वापस स्वदेश लौटा तो पूरी यात्रा की कीमत के जो जितनी भी यात्रा लगी थी उसके 60 गुना दामों पर बिका था। कितने दामों पर बिका था, 60 गुना दामों पर। तो लाभकारी घटना ने पुर्तगाली व्यापारियों को भारत आने के लिए आकर्षित किया। और ध्यातव्य है कि पूर्व के साथ है व्यापार हेतु, जो पूर्व के साथ है व्यापार हेतु क्या कौन सी कंपनी थी की स्थापना की थी, जो पूर्वी व्यापार के साथ है कंपनी थी इस्तादो द इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की थी। कि पूर्वी जब है पूर्वी के साथ व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी की स्थापना हुई थी, इस्तादो द इंडिया की हुई थी। वास्तव में पोप अलेक्जेंडर जो पोप अलेक्जेंडर 6 द्वारा 1453 में पूर्वी जो सामुद्रिक व्यापार हेतु आज्ञा पत्र दे दिया गया था। 1500 में पेड्रो अल्वेरेज कैब्रोल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़े भारत आए थे। क्वेश्चन हमारा है, इम्पोर्टेंट हमारी लाइन है यहाँ से कि जब 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आता है तो रास्ते में कौन सी जगह एक गुजराती व्यापारी मिलता है, जो था उत्मासा की खोज है वो कब हुई थी, 1488 में। जो उत्मासा 1488 में जो इस उत्मासा स्थान पे जब वास्को डी गामा आता है तो इसका जो है सहायता कौन करता है भारत पहुंचने के लिए, वो व्यापारी कौन होता है, गुजरात से गुजराती व्यापारी होता है। क्या नाम, अब्दुल मजीद। और जब ये वापस जाता है इस यात्रा से तो कितना गुना लाभ होता है, 60 गुना फायदा होता है। फिर ये वहाँ से व्यापारियों को भेजता है इंडिया में कि आप व्यापार करो वहाँ जाके। और पूर्व के साथ व्यापार हेतु कौन सी कंपनी स्थापना हुई थी, इस्तादो द इंडिया। और वास्तव में पोप अलेक्जेंडर 6 के द्वारा 1453 में पूर्वी सामुद्रिक व्यापार आज्ञा पत्र दे दिया गया था। 1500 में पेड्रो अल्वेरेज कैब्रोल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़े भारत आए थे। बात है 1502 की। 1502 में कौन है, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। दूसरी बार भारत वास्को डी गामा कब आया था, 1502 में। पहली बार कब आया था, 1498 में। तो कौन सहायता करता है, अबूद मजीद। कौन था, गुजराती था। कहाँ करता है, उत्मासा पे। फिर 1502 में आता है वास्को डी गामा। तो इसके बाद पुर्तगालियों का भारत में निरंतर आगमन प्रारंभ हुआ। पुर्तगालियों की पहली जो फैक्ट्री है कहाँ खुली थी, पुर्तगालियों की पहली जो फैक्ट्री है वो खुली थी कालीकट, जहाँ पहली बार वास्को डी गामा आता है। और जहाँ वास्को डी गामा आता है पहली बार 1498 में, तो कौन होता है, भारतीय हिंदू जैमोरिन। ये कौन क्या करता है, इसका स्वागत करता है। यहीं पर जब 1502 में जब दूसरी बार आते हैं तो इन्होंने अपनी कालीकट में पहली फैक्ट्री खोली थी। किसने, पुर्तगालियों ने, जिसे जैमोरिन द्वारा बाद में बंद करवा दिया गया था। बात है 1503 में। 1502 की कहानी हमने देखी। 1503 में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोचिन के पास अपनी पहली व्यापारी कोठी बनाई थी। पुर्तगालियों की पहली जो फैक्ट्री कौन सी थी, कालीकट। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कौन सी थी, कालीकट। और बात करें व्यापारी कोठी, वो पहली व्यापारी कोठी बनाई थी वो कोचिन के पास। और पहली फैक्ट्री कौन सी थी, कालीकट के पास। जो कोचिन के पास अपनी पहली व्यापारी कोठी खोली थी वो 1503 में। इसके बाद कनूर 1505 में पुर्तगाली ने अपनी दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री बनाई थी। पहली व्यापारिक फैक्ट्री है कोचिन में और पहली जो फैक्ट्री थी वो कालीकट में। जो व्यापारिक कोठी थी फैक्ट्री थी कोचिन, दूसरी जो है वो खोली है कनूर 1505 में। पुर्तगाली वायसराय की बात करें कि 1505 और 1509 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, कौन है, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। भारत में पहला पुर्तगाली यात्री आया था वो था 1498 में वास्को डी गामा। दूसरी बार आया था वास्को डी गामा 1502 में। बात करें 1505 में, कब किया, 1505 में पहला पुर्तगाली वायसराय वो आया था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत जो सामुद्रिक नीति का संचालन किया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी होता, शांत जल की नीति कहते हैं। ब्लू वाटर और शांत जल की नीति के लिए कौन सा वायसराय आया था, वो आया था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। क्यों आया था, भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, मजबूत सामुदायिक नीति का संचालन करने के लिए। क्या संचालन करने के लिए, ब्लू वाटर नीति या शांत जल नीति कब अपनाई गई थी, ये अपनाई गई थी कि भारत के साथ और पुर्तगाली सामुदायिक नीति का संचालन कर सके।
भारत में पुर्तगाली है 1508 में, 1502 में हमने देखा, 1503, 1503 के बाद 1505, फिर है 1508 चोल के युद्ध में। चोल का युद्ध कब होता है? चोल का युद्ध कब होता है? चोल का युद्ध 1508 में, चोल का युद्ध 1508 में होता है। गुजरात के शासक से संवत परास्त हुआ था। चोल के युद्ध में चोल के युद्ध में गुजरात के शासक से परास्त हुआ, किंतु 1509 में उससे महमूद बेगड़ा मिस्र तथा तुर्की शासकों के समुद्री बेड़े को पराजित किया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसीस जो है अल्फांसो डी है अल्बुकर्क, या 1509 से 1515 दूसरा वाइसराय बन के आया था। अल्मीडा की वो जो ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवाया। ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद किसने कराया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा। 1510 में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाही से गोवा वो छीन लिया था। कि यूसुफ आदिल शाही से गोवा है किसने छीना था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कब जीता था? छीना था 1510 में। और पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ी थी। पुर्तगाली साम्राज्य की नींव वो कब पड़ी थी? 1510 में पड़ी थी। क्यों? क्योंकि इसने यूसुफ आदिल शाह को गोवा छीन लिया था। और अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। विजयनगर शासक कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों के भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दी थी। भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त किसने दी थी? कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों को। जो अल्बुकर्क ने पुर्तगाली को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित भी किया था। नीनो डी कुन्या है, नीनो डी कुन्या 1529 से 1538 जो अल्बुकर्क के बाद सबसे महत्वपूर्ण वायसराय था। 1530 में कोचिन की जगह गोवा को पुर्तगाली की राजधानी बनाया था। सेंट टोमे था उगली में पुर्तगाली बस्तियाँ वो बसाई थी। नीनो डी कुन्या ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात की और जहाज़ पर उसकी हत्या करके बसीन 1534 व दीव 1535 पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। धीरे धीरे पुर्तगाली ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। कार्टेज प्रति लागू की जो एक प्रकार लाइसेंस था। पुर्तगालियों ने किस सागर पे? हिंद महासागर पे कब्जा किया और फिर कार्टेज प्रति लागू की थी। कार्टेज प्रति किसने लागू की थी? पुर्तगालियों ने। और एक प्रकार का क्या था? लाइसेंस था कार्टेज। देश या व्यक्ति अपने जहाज को किसी एशियाई देश में भेजना है, अगर कोई देश है या व्यक्ति अपने जहाज को कोई एशियाई देश में भेजना है तो उसे कार्टेज लेना आवश्यक था। क्या लेना था? लाइसेंस लेना। लाइसेंस। अगर कोई देश है एशियाई देश को भेजना है तो क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा, और जिसके लिए निर्धारित शुल्क देना पड़ता था। उल्लेखनीय है कि अकबर ने समुद्री व्यापार हेतु कार्टेज स्वीकार कर लिया था। जो लाइसेंस है और समुद्री व्यापार के लिए ये स्वीकार किसने किया? गया हम लाइसेंस ले लेंगे, तो वो किया था अकबर ने स्वीकार किया था। पुर्तगाली ने फारस की खाड़ी हॉर्मुज हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित की। भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। किनको जाता है? पुर्तगालियों को। पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में क्या है? तंबाकू, आलू, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई है। पुर्तगाली आए हैं तो क्या क्या शुरुआत है? तंबाकू, आलू, टमाटर और जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई है। स्थापत्य कला में गौतिक कला का विकास पुर्तगालियों के कारण है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के कारणों में धार्मिक और जो है धार्मिक है, जो असहिष्णुता और भारतीय व्यापारियों ने संघ लूटपाट, भारतीय महिला संघ विवाहिक नीति आदि का मराठों व मुगलों का विरोध किया जाना। 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगाया था। पुर्तगालियों को हुगली से किसने भगाया था? शाहजहां ने। कब? 1632 में। कब? 1632 में। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह कब हुआ था? 1661 में। किसके साथ? ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो गया था। ब्रिटिश राजकुमार कौन था? चार्ल्स द्वितीय। किसका हुआ था? पुर्तगालियों की बेटी कौन है? कैथरीन का। कब हुआ? 1661 में। और जिसे भारत ने बम्बई क्षेत्र ब्रिटिश को दहेज के तौर पर प्राप्त हो गया था। भारत में बम्बई क्षेत्र है जो ब्रिटिशों को किसके रूप में? दहेज के रूप में हुआ था। कब हुआ था? 1661 में। कौन थे? राजकुमार कौन था? चार्ल्स द्वितीय। और राजकुमारी कौन है? कैथरीन। किन की है? पुर्तगालियों की। और राजकुमार कौन है? चार्ल्स द्वितीय। किनका है? ब्रिटिशों का। तो इन दोनों का
ब्याह शादी होती है तो क्या मिलता है, दहेज में क्या मिलता है, बम्बई। किनको मिलता है, ब्रिटिशों को। और इसी कारण बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। साथ ही तत्कालीन स्पेन में पुर्तगाल के शामिल हो जाने पर स्पेन सरकार का कंपनियों पर नियंत्रण बढ़ गया, जिससे पुर्तगाली की उपनिवेश संबंधी गतिविधियां पश्चिम की मर्चेंट तरफ उन्मुख हो गई। एडवेंचर्स नाम से विख्यात कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के उद्देश्य से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नामक एक कंपनी की स्थापना की थी। कि हमारा पॉइंट है, एक पॉइंट क्वेश्चन जो बन सकता है कि 1599 में जो व्यापारी आए थे पूर्व से, किस नाम से आए थे, मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से। उन्होंने एक कंपनी की जो स्थापना की थी, उस कंपनी का नाम क्या था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। एक कंपनी की स्थापना की थी। कब की थी इस कंपनी की स्थापना जी, 1599 में। और कंपनी का नाम क्या था, कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग द ईस्ट इंडीज। इसका जो संक्षेप में छोटा जो नाम किया गया था वो क्या किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम है वो क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज कंपनी का नाम था। किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एक चार्टर आया था, वो चार्टर कौन सा था, 31 दिसंबर 1600 को, 31 दिसंबर 1600 को कौन है जी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी कर इस कंपनी को प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार पत्र दे दिया था। कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, हमने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था, पहले जो नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट नाम था। और कब शुरुआत होती इसकी, 1599 में। किन व्यापारी थे, कौन से व्यापारी थे, मर्चेंट एडवेंचर के नाम से व्यापारी थे, पूर्व से आए थे और इन्होंने ये नाम रखा था। और इसके बाद इसका जो छोटा नाम किया था ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका जो एकाधिकार है वो किसके द्वारा जारी किया गया था, कौन थी, महारानी एलिजाबेथ। कब, 31 दिसंबर 1600 को एक रॉयल चार्टर जारी किया। और कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए। कौन से देशों के साथ, पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार पत्र दे दिया था। किंतु आगे चलकर 1609 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारी एकाधिकार प्रदान किया। कि 1609 में ब्रिटिश सम्राट कौन है, जेम्स प्रथम ने कंपनी को एक अनिश्चितकालीन व्यापारी एकाधिकार प्रदान किया था। किसने किया था, जेम्स प्रथम ने। और जो रॉयल चार्टर जारी किया था वो किसके द्वारा जारी किया था, एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। कब, 31 दिसंबर 1600 को। कितने वर्षों के लिए जी, 15 वर्षों के लिए। 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चित किया था। कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर कौन सी जगह जी, सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया था। कब, 1608 में। व्यापारी कंपनी ने कैप्टन होंगिस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा देने के लिए भेजा था। और परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान के द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत मिल गई थी। नोट, होंगिस फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। वह एक्टर नामक प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक जहाज का कप्तान भी था। 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में, कब की बात है जी, 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अंग्रेज कैप्टन मिडलन पहुंचा और व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ। जहांगीर ने 1613 में सूरत में अंग्रेजों को स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति भी प्रदान की। अंग्रेज कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत के समीप स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को पराजित कर उनके व्यापारिक एकाधिकार को भंग कर दिया। कब की बात है जी, 1611 में। 1611 में कौन है, मुगल बादशाह कौन है, जहांगीर के दरबार में कौन आया था, एक अंग्रेज आता है, कौन, कैप्टन मिडलटन पहुंचा और व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ था। कि 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में एक अंग्रेज आता है, कैप्टन आता है, व्यापार करने की अनुमति, उसका नाम क्या था, कैप्टन मिडलटन आता है। और जहांगीर ने फिर 1611 के बाद क्या, जहांगीर ने 1613 में सूरत में अंग्रेजों को स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है। कि अंग्रेजों को
अंग्रेजों को है स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति कौन देता है? जहांगीर देता है। कौन देता है जी? जहांगीर। कब देता है जी? 1613 में। कब देता है? 1613 में। परंतु 1611 में कौन आता है? एक अंग्रेज कैप्टन। कौन है? मिडलेटन पहुंचा और कैप्टन बेस्ट द्वारा क्या 1613 में अनुमति मिलती है स्थायी कारखाना खोलने के लिए अंग्रेजों को जहांगीर के द्वारा। उसके बाद क्या है? अंग्रेज कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के समीप जो स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को पराजित किया, कि जो स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े हैं उसको पराजित कर किसने किया था? कौन? कैप्टन वेस्ट द्वारा। और एकाधिकार को भंग कर दिया पुर्तगालियों को, और अंग्रेजों ने वहाँ क्या है वो बेड़ा है उसको हटा दिया। और कौन था अंग्रेज? कौन था? कैप्टन वेस्ट। 1615 में। कि हमारा पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 को 1600 को होती है। और एक चार्टर फरमान जारी किया जाता है। कौन सा चार्टर है? रॉयल चार्टर। ठीक जी, रॉयल चार्टर। और किसके द्वारा? महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। फिर हमने देखा 1600 के बाद क्या कब बात थी कि 1608 में सूरत में फैक्ट्री खोलने का निश्चित किया था इन्होंने। फिर 1611 में क्या हुआ कि 1611 में एक अंग्रेज आता है कैप्टन। कौन आता है? मिडलेटन आता है। और वो क्या है? जहांगीर से अनुमति मांगता है कि इस कारखाना खोलने के लिए। फिर 1613 में जहांगीर ने क्या किया कि उनको स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति देता है। फिर 1613 में पुर्तगाली जहाजा बेड़ा था उनको हटाते हैं अंग्रेज और औपचारिक एकाधिकार को भंग कर देते हैं। फिर आती 1615 में। 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत 1615 में किसका? जेम्स प्रथम का एक दूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। 1615 में जहांगीर के दरबार में कौन आता है? सर टॉमस रो। बात करें 1611 में कौन आता है? अंग्रेज मिल्टन आता है। और 1615 में कौन आता है? सर टॉमस रो आते हैं। और उसका उद्देश्य क्या था? एक व्यापारिक संधि करना। कि 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत आता है सर टॉमस रो। इसका जहांगीर के दरबार में आता है। इसका उद्देश्य क्या था? व्यापारिक संधि करना। क्या उद्देश्य था? व्यापारिक संधि करना। सर टॉमस रो ने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने व फैक्ट्रियां स्थापित करने का अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया। कि सर टॉमस रो ने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने व फैक्ट्रियां स्थापित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। कब किया था? 1615 में। कब किया था? 1615 में। कौन? सर टॉमस रो ने सभी भागों में अधिकार प्राप्त करने का जो अनुमति प्राप्त की थी जहांगीर से। किसने? सर टॉमस रो ने 1615 में। 1623 तक अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम, बड़ौच में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना कर ली थी। 1623 में कौन सी जगह है अंग्रेजों ने जो अपनी फैक्ट्रियां जो स्थापित की थी? सूरत में, आगरा में, अहमदाबाद में, मुसलीपट्टनम में, बड़ौच में कोठियों की स्थापना की थी। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना कब की थी? दक्षिण भारत में प्रथम जो व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 में मुसलीपट्टनम में की थी। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी जो व्यापारिक कोठी है वो कब की थी? 1611 में। और कौन सी जगह? मुसलीपट्टनम में स्थापित की थी। और इसके बाद 1639 में मद्रास में व्यापारिक कोठी भी खोली थी। कि प्रथम जो व्यापारिक कोठी स्थापना कब की थी? 1611 में। कौन सी जगह जी? मुसलीपट्टनम में। कौन से क्षेत्र में? दक्षिण भारत में। और मद्रास में व्यापारिक कोठी कब खोली? 1639 में। पूरी भारत में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कब खोला था? 1633 में उड़ीसा के बालासोर में खोला था। बात करें कि पहली जो दक्षिण भारत में पहली व्यापारिक कोठी कब खोली थी? 1611 में। कौन सी जगह जी? मुसलीपट्टनम में। और बात करें कि पूरी भारत में कौन सी जगह? उड़ीसा में। कौन सी जगह जी? उड़ीसा में कब खोली थी? 1633 में। अंग्रेजों ने प्रथम कारखाना स्थापित किया। कौन सी जगह जी? बालासोर। उड़ीसा में क्या है? एक कौन सी जगह जी? बालासोर।
1651 में 1651 उगली नगर में व्यापार करने की अनुमति भी मिल गई थी। और इसके बाद बंगाल, बिहार, पटना और ढाका में कारखाने खोलने लगे थे। बात है 1639 में फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। कि जो फ्रांसिस डे ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। कि मद्रास को पट्टे पर लिया किसके द्वारा? फ्रांसिस डे ने। किसके? कौन था मद्रास का राजा? चंद्रगिरी से। कब लिया था? 1639 में। और जहां कालांतर में एक किलेबंद कोठी बनाई गई थी। इस कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम दिया गया था। कि फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया था। कब दिया था? 1639 में। किसमें? मद्रास से एक पट्टे पर एक जमीन ली थी। और किस राजा से? चंद्रगिरी राजा से। किसके द्वारा ली गई थी? फ्रांसिस डे के द्वारा। और इसका नाम क्या पड़ा? फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों के एक सुनहरा फरमान के माध्यम से गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। कि 1632 में क्या फरमान जारी किया गया था सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों को? सुनहरा फरमान। यह सुनहरा फरमान है गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों के एक माध्यम से जो गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिली थी। वो कब मिली थी? 1632 में। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बंबई को प्राप्त किया। कि ईस्ट इंडिया कंपनी है जो स्थापना हुई थी इसकी 31 दिसंबर 1600 को। किसके द्वारा? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर, कौन सा था? रॉयल चार्टर के द्वारा एक फरमान जारी किया था और एकाधिकार प्राप्त हुआ था एक ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों तक पूरी देशों के साथ है व्यापार कर सकते हैं। और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बंबई को प्राप्त कब किया था? 1668 में ब्रिटिश सरकार से। अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण पश्चिमी तट पर कंपनी के मुख्यालय के रूप में बंदरगाहों में सूरत का स्थान जल्द ही मुंबई ने ले लिया। कि क्वेश्चन बन सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण पश्चिमी तट पर कंपनी के मुख्यालय के रूप में बंदरगाहों में सूरत का स्थान जल्द ही मुंबई ने ले लिया। कब लिया? 1668 में। क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बंबई को भी प्राप्त कर लिया। 1686 में बात है 1686 की कि अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। अंग्रेजों ने हुगली को कब लूटा? 1686 में। कब लूटा था? 1686 में। परिणाम स्वरूप उनका मुगल सेनाओं से संघर्ष हुआ। कि अंग्रेजों ने हुगली को कब लूटा? 1686 में। ठीक जी। और जिसके बाद कंपनी को सूरत, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम आदि की कारखाने से अपने अधिकार खोने पड़े। कि कंपनी को सूरत, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम आदि के कारखाने से अपने अधिकार खोने पड़े। और परंतु अंग्रेजों के द्वारा क्षमा याचना करने पर औरंगजेब ने उन्हें 1.5 लाख रुपए मुआवजा देने के बदले उन्हें पुनः व्यापार के अधिकार प्रदान कर दिए। कि 1686 की बात है। और अंग्रेजों ने कौन सी जगह को लूटा था? हुगली को। और इसके बाद उनका मुगल सेनाओं से संघर्ष हुआ। कि अंग्रेजों ने हुगली को लूटा तो इनका जो विरोध है किनके साथ हुआ? मुगल सेनाओं से संघर्ष हुआ। और जिसके बाद कंपनी को सूरत, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम आदि के कारखाने से अपना अधिकार खोना पड़ा। कि कंपनी को सूरत है, मछलीपट्टनम है, विशाखापट्टनम आदि के कारखाने से अपना अधिकार खोना पड़ा। क्यों? क्योंकि 1686 में इन्होंने क्या किया? हुगली को लूटा था। तो फिर क्या हुआ कि इनका जो संघर्ष है अंग्रेजों कंपनी का और किसका? कंपनी का और मुगलों के साथ इनका संघर्ष होता है। और इसलिए इनका ये क्षेत्र है इनसे हाथ धोना पड़ा। और इसके बाद अंग्रेजों द्वारा क्षमा याचना करने पर औरंगजेब ने उन्हें 1.5 लाख मुआवजा देने की बजाय क्या किया कि तुम दोबारा इस पर व्यापार कर सकते हो। और 1691 में एक शाही फरमान के तहत एक मुश्त वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में सीमा शुल्क से छूट दे दी गई। कि कंपनी को बंगाल में सीमा शुल्क से छूट कब दी गई? 1691 में। को क्या जारी किया? एक शाही फरमान के तहत वार्षिक कर के बदले क्या किया कि तुम यहाँ सीमा शुल्क छूट दे दी गई थी कंपनी को। 1698 में अजी मुसान द्वारा अंग्रेजों को सुल्तानती कलिकता
या कालीकाट या कलकत्ता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी है सौंप दी गई थी। किसके द्वारा? जो अजीम हुसैन द्वारा है। अंग्रेजों को 3 क्षेत्र दिए थे, सुल्तानती, कलिकाता या कालीघाट या कलकत्ता। गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी है, ये इनको सौंप दी गई थी। और इन्हीं को मिलाकर जॉब सारनाक ने कलकत्ता की नींव रखी थी। कलकत्ता की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? कलकत्ता की जो नींव है किसने रखी थी? जॉब सारनाक के द्वारा। और कंपनी की इस नई किलेबंद बस्ती को फोर्ट विलियम का नाम दे दिया था। इस नई किलेबंदी को क्या नाम दिया था? फोर्ट विलियम। इस किलेबंद बस्ती के सुचारू प्रशासन के लिए एक प्रेसिडेंट्स काउंसिलिंग की व्यवस्था की गई और चार्ल्स आयर को प्रथम प्रेसिडेंट्स नियुक्त किया गया था। कि जो ये 3 गांव दिए गए थे, गोविंदपुर है, ये कालीकट है, जो इनसे मिला के क्या वहाँ क्या की थी? एक किलेबंदी की गई थी। और किसके द्वारा? वहाँ पे कलकत्ता की नींव रखी गई थी इस किलेबंदी में। और जो इसको मिला के क्या एक कलकत्ता की नींव रखी, कलकत्ता की जो नींव रखने का श्रेय किसको जाता है? जॉब सारनाक को जाता है। और इस किलेबंदी बस्ती में क्या था? इसी को नाम क्या दिया था? फोर्ट विलियम नाम रखा है। और इस बस्ती को, जो किलेबंदी बस्ती को सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्रशासन यहाँ चलाने के लिए एक प्रेसिडेंट्स काउंसिलिंग की व्यवस्था की गई थी। इस प्रेसिडेंट काउंसिलिंग के जो पहले जो प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे चार्ल्स आयर। कलकत्ता को अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया था। कलकत्ता ने अंग्रेजों में पहला जो प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया था वो कब? 1700 में। जो इस पहला प्रेसिडेंसी जो नियुक्त किया था वो कौन थे? चार्ल्स आयर। और कलकत्ता की नींव किसने? सारनाक के द्वारा। कलकत्ता 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बना रहा। कलकत्ता है कब तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बना रहा था? कब तक? 1774 से 1911 तक। 1717 में मुगल सम्राट फ्रुक्सियर का इलाज कंपनी के एक डॉक्टर विलियम हैमिल्टन द्वारा किए जाने से फ्रुक्सियर ने कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी किया था। कि जब मुगल सम्राट है कौन? फ्रुक्सियर का इलाज चल रहा है, कब की बात है? 1717 में। और इस इलाज कंपनी के कौन एक डॉक्टर था? कौन था? विलियम हैमिल्टन के द्वारा किए जाने से फ्रुक्सियर ने कंपनी को एक व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी किया। फरमान के अंतर्गत एक निश्चित वार्षिक कर था। कितना? 3000 रुपये चुकाकर निःशुल्क व्यापार करने और बंबई में कंपनी द्वारा डाले गए सिक्कों के संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई थी। किसके द्वारा? फ्रुक्सियर ने ये फरमान जारी किया था कि आप यहाँ क्या है कि एक कर है, कितना? 3000 रुपये चुकाकर निःशुल्क व्यापार करने और बंबई में कंपनी के द्वारा डाले गए सिक्कों का संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई। और उन्हें वही कर देने पड़ते थे जो भारतीय को भी देने होते थे। ब्रिटिश इतिहासकार कौन है? ऑरम्स ने इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा है। कि जो एक फरमान जारी किया था फ्रुक्सियर के द्वारा जब उनका इलाज चल रहा था 1717 में, और एक डॉक्टर थे कंपनी के विलियम हैमिल्टन, तो उन्होंने क्या किया कि इन कंपनी को सुविधाओं के खातिर, व्यापारिक सुविधाओं के लिए एक फरमान जारी किया था। और एक वह फरमान जारी किया कि 3000 रुपये शुल्क दे के आप जो बम्बई में क्या है सिक्के डाले जा रहे हैं उनका संपूर्ण है मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई थी कि आप उन सिक्के को चला सकते हो, और वही कर देने पड़ते जो भारतीयों को देने पड़ते थे। और इसके बारे में एक ब्रिटिश इतिहासकार कौन है? ऑरम्स ने एक फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र का कहा है। इस फरमान को, किस फरमान को? जो 1717 में किसने? फ्रुक्सियर ने एक फरमान जारी किया था। और इसको क्या कहा? मैग्ना कार्टा का है, महाधिकार पत्र का है। भारत में कंपनी की फैक्ट्री एक किलाबंद क्षेत्र जैसी होती थी जिसके अंदर गोदाम, दफ्तर और कंपनी के कर्मचारी के लिए घर होते थे। और डेंसियों का जो आगमन है वो हम डेंसियों का आगमन कैसे हुआ? अंग्रेजों के बाद कौन आए? अंग्रेजों के बाद डेन 1616 में भारत आए थे। डेन है जो कब आए थे? 1616 में भारत आए थे। डेंसियों ने 1620 में ट्रेकोबार था, 1676 में सेरामपोर बंगाल में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। कि अंग्रेजों के बाद कौन आए थे? सबसे पहले पुर्तगाली आती है, पुर्तगाली के बाद
अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी की है। और उसके बाद कौन है, डेंसी। कब आए, 1616 में। डेंसियों ने 1620 में ट्रेकोबार था, 1676 में सेरामपुर बंगाल में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही। 1745 में अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर चली गई। ये सारी फैक्ट्रियां डेंसी कब चली गई, 1745 में अपनी फैक्ट्रियां बेच के चली गई थी। शुरुआत होती है 1616 में। व्यापार, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों से संबंध व्यक्ति वास्को डी गामा। पर भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, यात्री वास्को डी गामा। कब आया था, 1498 में। कब कहाँ आया था, केरल के कालिकट स्थान पे। उनका स्वागत किसके द्वारा किया था, जेमोरिन के द्वारा। ये हिंदू राजा थे, इन्होंने धूमधाम से इनका स्वागत किया था। और केवरोल, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था, केवराल। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। प्रथम अंग्रेज दूत जिसे सम्राट जहांगीर से भेंट की थी, कैप्टन ओकिस। बम्बई का संस्थापक गेराल्ड, बम्बई का जो संस्थापक कौन है, गेराल्ड ओनगियार। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नक। फोर्ट विलियम कलकत्ता का पहला प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर, पांडिचेरी का जो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रैंको मार्टिन था। मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे था। जो मुगल सम्राट फर्रुखसिया ने विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया कौन था, जॉन सुरमन। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की गई थी, किसके द्वारा, फ्रैंकोइस कैरो के द्वारा। फ्रांसियों का आगमन कैसे हुआ, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस सेशन को यहीं विराम करते हैं। क्लास कैसे रही कमेंट सेशन में जरूर करें, लाइक शेयर, और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।